दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न 10 पे। तो हमने जो बल्कि टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रिवीजन टॉपिक्स। ठीक है, तो रिवीजन टॉपिक्स में क्या हुआ कि हम जो रिवीजन हमने जो पढ़ा है, ठीक है, उसका हम कक्स लेंगे। जो हम उसको शॉर्ट में हमने नोट्स बना रखे हैं, तो आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर वो हमारी डिटेल वीडियोज़ पढ़ ली हैं हिस्ट्री की, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़िए, ठीक है, फिर हम यहाँ से फिर आप उसको जो रिवीजन वीडियो वो देखिए, तो आपका एक पूरा पैकेज बन जाएगा। ठीक है, आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो क्लिक कर जाएंगी और इजीली आपको जो मैंने इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो पिन टू पिन पॉइंट है वो मैंने लिख लिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन जो एक डिटेल वर्जन है इसका, ठीक है, जो हमने वीडियो बना रखी है हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उसमें आपको एक पूरा ओवरव्यू मिलेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा ठीक है। तो उसमें आपको एक पूरा अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप होगी। इसमें क्या है कि हम और स्पेसिफिक जाएंगे और बस जो हमारे काम की चीज़ें हैं, ठीक है, हमने वो छाट के यहाँ पर लिख दी हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि कानेटिक। अब हम शुरू करते हैं कानेटिक वॉर से। हम जाएंगे नेशनल मूवमेंट की जो लास्ट टॉपिक था हमारा, ठीक है, सिक्स टॉपिक, नेशनल मूवमेंट सिक्स वाला जो टॉपिक था वहाँ तक हम जाएंगे। तो कार्नेटिक वॉर्स में और एंड कंपनी रूल इन बंगाल, ठीक है। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो इसमें मेन आपको जो पॉइंट है वो बताऊंगा, आपको बस इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसमें जो डेट्स हैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे हमारा नेशनल मूवमेंट शुरू होगा तो वहाँ पर हमारी डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये एक सीरीज़ है हमारी, ठीक है। तो डेट्स इंपॉर्टेंट है इसमें, और जो मैं बताऊंगा जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ आपको याद करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्नेटिक वॉर एंड कंपनी रूल इन बंगाल, ठीक है। तो ऑल कार्नेटिक वॉर्स एक के बाद हुई, ठीक है, एक के बाद एक हुई, आपको याद रखना है। सब की सब जितनी भी कार्नेटिक वॉर हुई हैं, ठीक है, तो वो एक के बाद एक हुई हैं। तो कार्नेटिक वॉर 18 सेंचुरी में। तो कार्नेटिक एरिया कौन सा, पहले आप वो देख लेते हैं। पहला है जो कार्नेटिक एरिया है वो आपको तमिलनाडु और जो साउथ का जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, वो पूरा जो बेल्ट है वो हम कार्नेटिक एरिया बोलते हैं। इसकी कैपिटल थी आरकॉट, ठीक है। उस समय के ज़माने में 18 सेंचुरी में इसकी कैपिटल आरकॉट थी। तो पहली जो कार्नेटिक वॉर होती है वो होती है बैटल ऑफ अडियार, ठीक है। इसमें फ्रेंच जीत जाते हैं। ये किसके बीच में थी, ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच जो कंपनी उसके बीच में थी। दूसरी कार्नेटिक वॉर होती है आपका बोथ ब्रिटिश कंपनी के बीच में, बीसी मतलब ब्रिटिश कंपनी और एफसी मतलब फ्रेंच कंपनी, ठीक है। इंटरफेस इन इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ हैदराबाद एंड आरकोट, ठीक है, क्योंकि ये होती है क्योंकि बिकॉज जो ब्रिटिश कंपनी थी और जो फ्रेंच कंपनी थी वो इंटरफेयर कर रही थी जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है हैदराबाद की, आरकॉट की, तो उसकी वजह से ये लड़ाई होती है। फ्रेंच की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस चीज़ को याद करना क्योंकि इसमें एमसीक्यू पूछा जाता है। फ्रेंच की तरफ से था आपका डुप्लेक्स गवर्नर। जो इंग्लिश था उनकी तरफ से था आपका रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, गवर्नर। आरकॉट में जो फ्रेंच के साथ में था वो आपका चंदा साहिब था, और इंग्लिश की तरफ से था आपका अनवरुद्दीन और मोहम्मद अली, ठीक है। हैदराबाद में फ्रेंच की तरफ, जो फ्रेंच के साइड में था वो था आपका मुजफ्फर जंग, और इंग्लिश के साइड में, ठीक है, वो आपका था नसीर जंग, ठीक है। तो ये आपको एक ओवरव्यू याद होना चाहिए कि फ्रेंच के साथ कौन था और इंग्लिश जो थे उनके साथ कौन था, ठीक है। और गवर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है डुप्लेक्स फ्रेंच के साथ, और इंग्लिश के साथ आपको रॉबर्ट क्लाइव। अब आता है आपका ट्रीटी ऑफ पुंडीचेरी, ठीक है, ये कब होता है, ये होता है आपका 1754। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ पुंडीचेरी 1754, याद रखना है, आपको भूलना नहीं है क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें जो जो मैंने नोट्स बना रखी ये क्रक्स हैं, इसमें से आपको बस इसको रट लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको रट लेना है। अगर आप जो मेरी डिटेल वीडियो है, ठीक है, आपने तो वो हिस्ट्री की पूरी जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो डिटेल वीडियो आपने पढ़ी है, तो आपको चीज़ समझने में आसानी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आके अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं होती तो उसको रट लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। डेट्स याद कर लो क्योंकि ये याद तो वैसे तो होंगी, समझ के तो होंगी नहीं, इसको रटना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ जो पुंडीचेरी है वो 1754 में हुई। 17वीं सेंचुरी में अगर आपको याद रहेगा तो फिर भी बढ़िया है, ठीक है। ये किसके बीच में साइन हुई, ये साइन हुई इंग्लिश जो इंग्लैंड है और फ्रांस के बीच में, ठीक है। एंड ऑफ सेकंड कार्नेटिक वॉर, इसकी वजह से जो सेकंड कार्नेटिक वॉर थी वो एंड हो गई क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस ने जो ट्रीटी ऑफ पुंडीचेरी है वो साइन करी थी। थर्ड कार्नेटिक वॉर जो होती है वो शुरू होता है आपको 17वीं सेंचुरी में। 7 ईयर्स वॉर फॉट बिटवीन, ठीक है, फॉट अराउंड द ग्लोब, ठीक है। ग्लोब्स में ये अलग अलग जगहों पर जहाँ से इनकी टेरिटरी थी इंग्लिश की और जो फ्रेंच लोगों की, वहाँ वहाँ ये लड़े, ठीक है। सर आयर कूटी, ठीक है, इंग्लैंड का था। डिफीट काउंट डी लैरी फ्रेंच एट बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस, ठीक है, 1760 में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर डिफीट हुआ तो ट्रीटी ऑफ पहले साइन की गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंग्लैंड जीत गए, ठीक है। वैसे ही जीते क्यों थे, आपको अगर आपने मेरी वीडियो देखी है वो पता है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो सोना था और बहुत ज़्यादा राजाओं से लिया था, तो उसकी वजह से क्या बहुत ज़्यादा
कैपिटल था, उसकी वजह से ये इजीली जीत पाए फ्रांस के खिलाफ। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, फ्रांस डिफीट हो जाता है और इंग्लिश जीत जाती है, लिमिट पावर एंड कंट्रोल ऑफ फ्रेंच। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो फ्रांस है उसकी जो पावर है उसको लिमिट कम कर दिया जाता है और फ्रेंच के ऊपर कंट्रोल आ जाता है इंग्लिश का, और फ्रेंच को कुछ टेरिटरी दी जाती है सब, और ज़्यादातर उससे ले ली जाती है। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने डिटेल में सब कुछ समझा रखा है। अब थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लासी 17वीं सेंचुरी में हुआ था। ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ साइन हुई थी बिटवीन सिराज एंड इंग्लिश के बीच में। ठीक है, बिकॉज जो फरमान था गिव अल्टीमेट पावर टू इंग्लिश ऑन ट्रेड, क्योंकि जो फरमान था वो अल्टीमेट पावर देता है इंग्लिश को, जो इंग्लिश रूलर थे ट्रेड के ऊपर। ठीक है, अब फॉलोइंग बिट्रेड नवाब, जो बिट्रेड नवाब थे उनकी एक लिस्ट है। ठीक है, जिन लोगों ने धोखा दिया, तो पहला कौन है, मीर जफ़र, मीर बख्शी मिलिट्री हेड था। ठीक है, और मनिक चंद ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलकत्ता, जो ऑफिसर इंचार्ज था कलकत्ता का। देन अमीन चंद, ये एक रिच मर्चेंट था। जगत सेठ, ये बिगेस्ट बैंकर था बंगाल का। लॉयर, ठीक है, लॉयर मीर मदन और मोहन लाल था। और क्लाइव बिकम गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल। ठीक है, तो क्लाइव क्या बन गया, गवर्नर बन गया। तो आपको ये याद रखना है कि किन लोगों ने धोखा भी दिया, ये इनका नाम भी पता होना चाहिए आपको, कि जैसे मनी चंद हो गया जो नवाब को बेट्रेड किया था। ठीक है, कहाँ पर, जो बैटल ऑफ प्लासी में बहुत सारे लोगों ने जो नवाब था उसको बेट्रेड किया था, उसकी वजह से ही क्या हुआ, इंग्लिश जीत पाए। ठीक है, तो इंग्लिश जो जीतने का जो मेन कारण है वो किस वजह से था, क्योंकि जो मीर जफर था, मीर बख्शी था मिलिट्री हेड, उसने बेट्रेड किया नवाब को। मानिक चंद ने जो ऑफिस इंचार्ज था कलकत्ता का। अमीन चंद जो कि एक रिच मर्चेंट था। जगत सेठ जो कि बिगेस्ट बैंकर था बंगाल का। लॉयल और जो कि मीर मदन और मोहन लाल थे। ठीक है, क्लाइव बिकम गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम और बंगाल। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो इंग्लिश थे वो जीत जाते हैं, उसकी वजह से जो क्लाइव है उसको गवर्नर बना दिया जाता है, किसका, फोर्ट विलियम का और बंगाल का। ठीक है, अब होता है आपका बैटल ऑफ बक्सर 17वीं सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो डुअल सिस्टम है बंगाल का 17वीं सेंचुरी तक वहाँ तक कवर करेंगे दूसरी वीडियो में। फिर हम अंगोल मैसूर और जो अंगोल मराठा वॉर था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट होता है 17वीं सेंचुरी में। मीर कासिम और जो नवाब था अवध का, ठीक है, वो अब जो नवाब था अवध का वो तो डिफीटेड हो गया, और मतलब ये जो पूरी इनकी टीम है, ठीक है, ये मीर कासिम की टीम हो गई, नवाब अवध हो गया, सुजाउद्दौला हो गया। ठीक है, वैसे ब्रिटिश, तो यहाँ पर कौन हार जाता है, ये पूरे लोग हार जाते हैं और ब्रिटिश यहाँ पर जीत जाता है। अब तो उसकी वजह से जो बैटल ऑफ बक्सर की वजह से जो उसमें हारा, तो अब इनके साथ एक ट्रीटी साइन की जाती है। ट्रीटी का नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विथ सुजाउद्दौला, ठीक है, ऑफ अवध। तो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे एक के बाद ये लोग टीम में लड़ाई कर रहे थे मुगल्स। ठीक है, लेकिन इंग्लिश के पास ज़्यादा पावर थी और ये लोग क्या क्या करते थे, अलायंस बनाते थे, ऑफेंसिव और डिफेंसिव अलायंस। तो उसकी वजह से क्या है कि सारी उनकी, मैंने बता रखा ना आपको पूरी डिटेल में, कि उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ की जितनी भी ऑफेंसिव डिफेंसिव, मतलब एक किस्म से फॉरेन अफेयर का जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो किसके अंदर आ गया, ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया। मतलब अगर आपको दूसरे स्टेट से बात करनी है, लड़ाई करनी है या कुछ भी करना है, तो आप हमारे द्वारा करोगे। ठीक है, और उसको जो अवध है उसको मतलब फॉर एग्जांपल जैसे नाटो है कि आपको हेल्प करना पड़ेगा हमारे अंदर, एक किस्म से नाटो ही था उस समय, नाटो अलायंस था। लेकिन कहने का मतलब है कि अलायंस इस बात पे हो गया कि आप किसी इजीली क्या कहते हैं, एक के ऊपर चढ़ गए हो, मतलब कि आप उस पर अगर हावी हो चुके हो, आप उसको जो रूल्स एंड कंडीशन है वो आप ही चलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसा था। ठीक है, नाटो अलायंस एक दूसरा है, तो वहाँ पर उसका उसे कंपेयर करना ये सही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो कि एक वैसा पर्टिकुलर सिचुएशन था। ठीक है, अब होता है क्या है कि अवध रेडी टू हेल्प जो ईस्ट इंडिया कंपनी है मिलिटरली एंड फेस ऑफ वॉर विद अदर्स। ठीक है, अगर फेस ऑफ वॉर होती है अदर दूसरे के साथ, तो जो अवध है उसको हेल्प करना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा, फ्री ट्रेड राइट्स हो गया अवध में। ठीक है, उनके पास कोई भी ट्रेड, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। दूसरा क्या होता है यहाँ पर, शाह आलम सेकंड, जो शाह आलम सेकंड था दिल्ली का, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा गिव टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 20 लाख पेंशन। ठीक है, तो 20 लाख पेंशन दे दी शाह आलम सेकंड को, और से कहा कि तू निकल यहाँ से। ठीक है, तो ये लास्ट एक किस्म से लास्ट था जो रूल करता था हमारा दिल्ली पे, सॉरी मतलब बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे। तो यहाँ से क्या होता है, बिल्कुल एकदम ईस्ट इंडिया कंपनी का टैक्स करने का पूरा अधिकार उनके हाथ में आ जाता है, और यहाँ से पूरा गेम चेंज हो जाता है। अब उनका एक छत्र राज तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी एरिया टेरिटरी पे जो मेन मेन टेरिटरी थी वहाँ पर उनका राज शुरू हो जाता है।
अब जो डुअल सिस्टम बंगाल का 17वीं सेंचुरी में वो शुरू होता है, किसके द्वारा था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। डुअल सिस्टम और जो बंगाल था 17वीं सेंचुरी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा था। रूल सेकंड क्या था? कंपनी एंड नवाब, मतलब जिसके पास सारा कंट्रोल है वो कंपनी थी। नवाब मतलब क्या? दिखाने का, पेंशन दे रखा था, ठीक है। तो दिखाने का पेंशन दे रखा था कि आपके पास भी आपको पेंशन दे रहे हैं, आपके पास भी पावर है, लेकिन पावर इसके पास कोई कुछ नहीं थी। ये खाली दिखावे का था, ठीक है। दिखाने का मतलब था कि दिखावे का, क्योंकि वो पेंशन में था भाई, उसको तो रिटायर्ड कर दिया। अगर आपको पेंशन में है, फॉर एग्जांपल कोई ऑफिसर है, ठीक है, वो पेंशन में है, इसका मतलब क्या? उसका मतलब वो रिटायर्ड है। समझ में आ रहा है? तो नवाब एकदम से रिटायर्ड हो चुका था, वो उसके बाद पावर कुछ नहीं थी, बस वो दिखाने का था कि हाँ, ताकि जो पब्लिक है वो रिवोल्ट ना कर दे। अगर एकदम से उनको बता दिया जाएगा कि नहीं नहीं आपके नवाब तो हटा दिए गए हैं, तो पब्लिक तो एकदम आग बबूला हो जाएगी। तो उसकी वजह से नहीं पेंशन दे रखी थी उसको। तो वो सब मैंने डिटेल में समझा रखा है, बस यहाँ पर तो हम रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है कि दीवानी, कलेक्टिंग जो रेवेन्यू था प्लस निजामत, पॉलिटिकल और जो जुडिशियल सिस्टम था, केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही सिर्फ जो रेवेन्यू था, बट जो पॉलिटिकल और जो जुडिशियल सिस्टम था, ठीक है, पॉलिटिकल प्लस जुडिशियल सिस्टम भी किसके अंदर आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गया। 1772 के अंदर जो वॉरेन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल, एबॉलिश डुअल सिस्टम, ईस्ट इंडिया कंपनी टुक दीवानी प्लस जो निजामत राइट थे, ठीक है, वो सब किसके अंदर आ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 के अंदर एबॉलिश कर दिया था आपका डुअल सिस्टम, और जो डुअल सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया था, और जो दीवानी और जो निजामत राइट थे वो भी अपने अंडर ले लिया। तो एबॉलिश करने का मतलब शुरू में मतलब ये था कि एकदम से जो लोग हैं वो गुस्सा ना हो जाए, कहीं एकदम से आग बबूला ना हो जाए। तो इसलिए इसलिए क्या किया? इसलिए उन्होंने एक दिखावे के लिए नवाब का जैसे प्रेसिडेंट होता है दिखाने के लिए, तो वैसा रख दिया। लेकिन बाद में वारन हेस्टिंग ने, ठीक है, उसको भी रिमूव कर दिया। तो इतना ही था हमारी ये वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे जो अंगुल मैसूर और जो अंगुल मराठा वॉर्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी डिस्कस करने को। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।